अच्छे होंगे। और आज का ये जो वीडियो है ये आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश के चैप्टर 5 का एक टॉपिक है। टॉपिक नेम है मॉडर्न इंग्लिश। तो चलिए मॉडर्न इंग्लिश के बारे में इसमें हम जानते हैं। द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। अगर आप बात करते हैं 15वीं शताब्दी से लेकर अभी तक जो चल रहा है ना, उसे हम बोलते हैं क्या, मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है ना। इट इज़ नाउ प्रैक्टिकल टू डिवाइड दिस पीरियड इनटू मॉडर्न इंग्लिश फेज 1 एंड फेज 2। अगर हम बांटते हैं मॉडर्न इंग्लिश को तो फेज 1 फेज 2 में बांटा गया है। ठीक है ना। फॉर द सिंपल रीजन दैट सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन एंड outside England in the last 5 years have affected the structure and the use of English। आप जानते हैं कि समय के साथ बहुत सारे चेंजेज हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इस तरह से फेज 1 फेज 2 में इसे बांटा गया मॉडर्न इंग्लिश को। ठीक है ना। जो 5 साल में चेंजेज हुए हैं उसको 500 सालों में। ठीक है ना। बट इट इज बेसिक नेचर हैज़ नॉट अल्टर्ड मच। इट इज इंटरेस्टिंग टू चार्ट the course of this language over the years and understand how it has established itself in the world as an international link language। आप जानते हैं कि समय के साथ इसकी जो रफ्तार है, इसका जो यूज है वो और बढ़ते गया है और इस तरह से यह जो भाषा है इंटरनेशनल लिंक लैंग्वेज के रूप में जाना गया। जानते हैं कि इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज, मॉडर्न लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज। देयर आर सो मेनी नेम्स ऑफ दिस लैंग्वेज। So with the passage of time, it has become more famous. Understood? So this language over the years understood this established international link language and a powerhouse of literary activity। और एक पावर हाउस का मतलब जितनी सारी जो साहित्यिक एक्टिविटी है, साहित्यिक कार्य है, उसके लिए ये भाषा क्या है, बहुत ही फेमस भाषा के रूप में उभर कर सामने आया हुआ है। ठीक है ना। टुडे इंग्लिश ऑक्युपाइज एन इनविएबल पोजिशन एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन ऑल वर्ल्ड फोरम्स सच एज UNO। आप जान रहे हैं कि आज ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भाषा बहुत सारे जो वर्ल्ड लेवल पे जो संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लें UNO एंड इट्स सब्सिडियरी यूनिट्स, जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। IMF, उसके बाद SAARC, ILO। ठीक है ना। ये जो विश्व लेवल की जो संस्थाएँ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें इस भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया है और ये इसके दायरा को क्या कर देता है, और बढ़ा देता है। ठीक है ना। ऑल आर यूजिंग इंग्लिश। ये सब लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज कर रहे हैं। इन इंडिया टू वी आर ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश फॉर ऑफिशियल, सोशल, कमर्शियल पर्पसेस। इंडिया में भी आप जान रहे हैं कि अगर हम बात करें तो ऑफिशियल में भी, सोशल में भी और कमर्शियल पर्पस के लिए भी इंग्लिश का प्रयोग बहुत ज़्यादा मतलब किया जा रहा है। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ फर्दर स्ट्रेंथेंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लर्निंग एंड यूजिंग इंग्लिश फॉर एवरीडे एक्टिविटी। और जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, जो दायरा बढ़ रहा है, जिस तरह से सारे देश एक हो रहे हैं, इंटरनेट का जो सिस्टम है, इससे इंग्लिश का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड हो रहा है। इसकी जो दायरा है बढ़ रही है। The Indians are quick learners of language because as discussed earlier, we belong to the same Indo-European family। और जो भारत के लोग होते हैं भाषा सीखने में बहुत क्या होते हैं, क्विक होते हैं। कारण क्या है, जैसे पहले चैप्टर में आपको बताया गया है कि जो इंग्लिश है इंडो यूरोपियन फैमिली का भाषा है। इंग्लिश इज बेइंग टॉट इन एंड लर्नड विथ ऑल सीरियसनेस इन द कंट्रीज सच एज चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया। इंग्लिश को बहुत सारे देशों में बहुत सीरियसली सीखा जाता है। जैसे आप जान ले लें इंडो यूरोप, चाइना में, जापान में, कोरिया में एंड इंडोनेशिया में बहुत ही सीरियसली, अपने आप ही सीरियसली सीखा जाता है। ठीक है ना। ग्रामेटिकली, स्पोकन, वर्ड्स मीनिंग, स्ट्रक्चर्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स आर लर्नड टू स्पीक इंग्लिश, टू राइट इंग्लिश, टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। अंडरस्टूड। ये सारी चीज़ करने के लिए सीखा जाता है सीरियसली। द इंडियन एडवांटेज ऑफ नोइंग, स्पीकिंग, राइटिंग करेक्ट इंग्लिश विल ग्रेजुअली डिसअपियर if the future generations of young Indian don't seriously take up the challenging task of mastering a world language। और ऐसा कयास लगा जा रहा है कि जिस तरह से भारत में जो इसकी जो टूटी फूटी वे है उसको अपना कर काम चलाया जा रहा है। अगर इस पर अच्छा से मतलब जो
सिस्टम डेवलप नहीं किया गया लैंग्वेज को, तो भविष्य में इस भाषा के जो ऑलराउंडर होंगे, इस भाषा के मास्टरी हासिल करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वाज लार्जली फेज वन का बात कर रहे हैं, हेल्प बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन 1476। 1476 में इंग्लिश में एक नया टर्निंग पॉइंट आया, यानी उस 1476 में ही प्रिंटिंग प्रेस का आया। आप जानते थे इसके पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो प्रिंटिंग प्रेस आने का मतलब ये था कि ज़्यादा बुक क्या होंगे, पब्लिश होंगे, और ज़्यादा बुक अगर पब्लिश होंगे तो क्या होंगे, ज़्यादा इसके क्या होंगे, रीडर होंगे, और ज़्यादा रीडर होंगे तो जिस भाषा के ज़्यादा रीडर होंगे उस भाषा का डेवलपमेंट ऐसा ही बिल्कुल होता चला जाएगा, और वही हुआ। और इस तरह से दिस वाज फैसिलिटेटेड बाय द राइज ऑफ लिटरेसी इन इंग्लैंड एंड बाय द एंड ऑफ द 17th and 18th century द रीडिंग पब्लिक हैड ग्रोन कंसिडरेबली। और इसका परिणाम ये हुआ कि आप 17वीं 18वीं शताब्दी जो था, इसमें इसके जो पढ़ने वाले थे, रीडर थे, उनकी संख्या में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, ठीक है ना। अदर मेजर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ द लैंग्वेज वर डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एज अ मेरीटाइम पावर एंड एक्सपेंशंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, द ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कम्युनिकेशन। अब इसके साथ साथ जैसे आपका जो कॉमर्स का डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ और कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ, तो ये जो जब डेवलप किए तो इनको डेवलप करने में जो भाषा सबसे ज़्यादा जो ग्रेट वाइटल और मेजर रोल प्ले किया वो कौन था, इंग्लिश था। तो लाजमी है सारा चीज़ होना शुरू हुआ। टू मेजर वेल नोन इवेंट्स इन यूरोप, नेमली रेनेसेंस एंड द रिफॉर्मेशंस हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। चलिए इस जो वोकाबुलरी है इसके, उसको हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। इट कैन वेल बी अंडरस्टूड दैट द रैपिड rate of changing growth and development made the English realize that their vocabulary leaked the word to express these new ideas and techniques। इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। तो अब आप यहाँ हम लोग देखेंगे 16वीं या 17वीं सेंचुरी में कौन कौन से चेंजेज हुए वोकेबुलरी में, तो उसको जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। कुछ वर्ड्स लिए गए हैं। आप ये समझ जाइए, इंग्लिश जो है ना, इसे आप कह सकते हैं उधार का भाषा, ठीक है ना। उधार का भाषा का मतलब हुआ जो इंग्लिश का जो दायरा आप देख रहे हैं, इंग्लिश का जो इतना इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, इंग्लिश का इतना डेवलपमेंट देख रहे हैं, इसके पीछे कारण है इंग्लिश भाषा में बहुत सारे भाषा के क्या है, शब्द मिले हुए हैं। तो चलिए जान लेते हैं किस किस भाषा से कौन कौन से वर्ड लिए गए, ठीक है ना। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा अच्छा से समझिएगा। यहाँ लैंग्वेज है और वर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले लैटिन और ग्रीक लेते हैं। इससे आपको लिया गया एडॉप्ट, एप्रोप्रिएट, कैप्सूल, लूनर और वायरस, ठीक है ना। एक किससे लिए गए हैं, लैटिन या ग्रीक से। फिर आपका फ्रेंच से लिए गए हैं एलाउ, एलॉय, बैटरी, चॉकलेट, पासपोर्ट, टिकट, ईटीसी, ठीक है ना। फिर आपका हिंदी से लिया गया है गुरु, पंडित, सिपोय, साड़ी और ठग। इंग्लिश भाषा में हिंदी से लिए गए हैं, ठीक है ना। अरबिक लिए गए हैं सुल्तान, शेख, अलजेब्रा और हसीस। इटालियन से लिए गए हैं बालकोनी, बैलट, सोनेट, लॉटरी, फ्यूज, मैक्रोनी, ठीक है ना। पोर्टुगीज है इसमें आपका बफेलो, वरांदा, मार्मेलेड और पैगोडा। ये किससे लिए गए हैं, पोर्टुगीज से। फिर पर्शियन से लिए गए हैं बाजार, कारवां, सोफा, शाह, दीवान और किस्मेट, ठीक है ना। स्पेनिश से लिए गए हैं बनाना, कॉकरोच, गिटार, पोटैटो, बैरिकेड। डच से लिए गए हैं आपका लैंडस्केप और फ्रोलिक, स्लीम और ईटीसी, ठीक है ना। टर्किश से ले गए हैं कॉफ़ी, योगहर्ट एंड कैफ्टेर, ले गए हैं टर्किश से। और अफ्रीकन से ट्रेक और एपार्थीड। तो ये जो वर्ड्स हैं ये इन भाषा से लिए गए हैं। आप यहाँ पे भाषा आपको बता दूँ, मॉडर्न इंग्लिश का जो ये चैप्टर है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो अभी आपको ये भाषा दिखे हैं इसे लिए गए हैं, ठीक है ना। उस ज़माने का कुछ जो लिटरेरी वर्क्स था उसको थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है ना। मॉडर्न इंग्लिश का अथर है, उनके वर्क हैं। पहले थे
एडमंड स्पेंसर, इन क्या लिखे थे? फेयरी क्वीन। एडमंड स्पेंसर, फेयरी क्वीन। क्रिस्टोफर मार्लो लिखे थे डॉक्टर फॉस्टस, ठीक है ना। फ्रांसिस बेकन लिखे थे एसेज, फ्रांसिस बेकन एसेज, ठीक है ना। बेन जॉनसन वाल्पोन, शेक्सपियर का किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस ईटीसी, ठीक है ना। उस जमाने का ए राइटर थे, ऑथर थे, उनके वर्क थे, ठीक है ना। उस समय के कुछ जो 18वीं शताब्दी में जो ग्रामेरियंस थे उनके कुछ ग्रामर के नाम जान लेते हैं, कब कब वो लिखे थे। पहले विलियम लॉटन थे, 1734 में लिखे थे प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ इंग्लिश टोंग, ठीक है ना। जोसेफ प्रिस्टली थे, ये 1761 में लिखे हुए थे द रूडिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। रॉबर्ट लॉथ लिखे थे 1762 में शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर। आपका जेम्स बुचानन लिखे हुए थे 1762 में ही लिखे थे ब्रिटिश ग्रामर, ठीक है ना। और लिंडे मूरे लिखे थे 1792 में इंग्लिश ग्रामर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके वर्क्स थे और इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मॉडर्न इंग्लिश के, ठीक है ना। और अगर कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन यह है कि 18वीं सेंचुरी जो ग्रामरियंस थे वो लोग उस जमाने का जो मेन पॉइंट था, कैसे लर्नर्स थे उसके अकॉर्डिंग नोट लिखने का प्रयास किए, और इंग्लिश का जो डेवलपमेंट था और इनके ग्रामर से और ज़्यादा स्पीड अप हुआ, ठीक है ना। तो आज बस इतना ही। आगे की वीडियो में मैं फिर एक चैप्टर लेकर आऊँगा, तो खास फायदे के लिए आप चैनल पे